सर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हज़रात हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी सख्ती की है और हेलमेट पहनने को लाजिम करार दिया, उस पर जुर्माने भी हो रहे हैं। बहुत ही काबिल तहसीन मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है। आपका तजुर्बा क्या कहता है सर कि हैमरेज भी देखें एक रीज़न बनती है, तो हेड इंजरी की वजह से भी पेशेंट आते हैं जो बाद में स्ट्रोक का जी जी शिकार हो जी जाते हैं? बिल्कुल। हेड इंजरी के साथ जो ज़्यादा हेड इंजरी के साथ भी अगर हेमरेज होता है और ब्रेन के किसी हिस्से में होता है, ज़्यादा होता है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज जो आईसीएच कहते हैं, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाए, या ब्रेन के बाहर जिसको हम अपनी ज़ुबान में सब ड्यूरल कहते हैं, जो आपकी जो होती है बोन के दरमियान और जो होती है ब्रेन के दरमियान सब ड्यूरल हो जाए, या ब्रेन की जो झिल्लियाँ होती हैं या कवरिंग होती हैं उनके साथ हेमरेज हो जाए। तो ये दो चार तरह के हेमरेज जो हेड इंजरी के साथ ज़्यादा होते हैं, ये सारी वही अलामात देते हैं जो फालज वाली होती हैं कि पेशेंट को पैरालाइज हो सकता है, बोलने में दुश्वारी हो सकती है, और ज़्यादातर क्योंकि ये जल्दी ब्लड लॉस हो रहा होता है और ये ब्लड जो कलेक्ट हो रहा होता है ब्लड में जो होती है ब्रेन में जमा हो रहा होता है, तो अलामात भी बहुत जल्दी वो जल्दी प्रेशर आती हैं। सिम्टम्स भी बहुत जल्दी प्रेशर आएंगे। सिम्टम बहुत आते हैं, तो पेशेंट को खुदा न खाता दिमाग के वो हिस्सों पे दबाव आ सकता है जिसकी वजह से जान जा सकती है। तो अलामात फालिज की आ सकती हैं उसी हेमरेज के जो फालिज। तो आपने ऐसे पेशेंट को बल्कि और ज़्यादा जल्दी आपने इसको रेस्क्यू करना है और ऐसी जगह पे पहुंचाना है जहां उस ब्लड को निकाला जा सके। अच्छा सर, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मुतअद्दिद प्रोग्राम में कर चुका हूँ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के ऊपर, कि इस वक्त 30+% पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ का शिकार है। तो अगर एक पेशेंट है जो शुगर भी है और हाइपरटेंशन दोनों ही हैं, तो उसका तो ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा बहुत सर। ज़्यादा सर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान में इस तरह के फालिज ज़्यादा हैं जो शुगर या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के ना कंट्रोल होने की वजह से हों। इसको हम अपनी ज़बान कहते हैं स्मॉल वेसल, जिन खून की छोटी नालियाँ मुतासर होती हैं, जो कि शुगर या ब्लड प्रेशर के ना कंट्रोल या दवाइयाँ ना लेने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अंदर से सिकुड़ती जाती हैं और बंद हो जाती हैं। और ऐसे पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, ज़्यादा ख़तरे पे होते हैं कि इन पेशेंट को बाकी पॉपुलेशन या बाकी आवाम से जल्दी स्ट्रोक हो। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो स्टैटिस्टिक पाकिस्तान के शो करते हैं कि 40s में 40 से 50 साल की वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिनको फालज हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने ना कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर चेक करवाया, ना कभी ज़िंदगी में डायबिटीज़ चेक कराई, क्योंकि डायबिटीज़ अगर थोड़ी भी अनकंट्रोल चल रही है तो वो कई सालों तक मरीज़ चलता रहता है और कुछ चेक ही नहीं एग्जैक्टली, कराता। किसी हकीम के पास चला वाज़ेह जाता है, अलामात भी नहीं कहता है होती। मैं डाइट का ख्याल रख रहा हूँ, मैं हकीम के पास जा रहा हूँ, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और इसको चेक ही नहीं कराते। ठीक है, और यही चीज़ जो होती है अर्ली एज में फालिज का सबब बनती है। बहुत से पेशेंट पाकिस्तान में तो ये पॉपुलेशन बल्कि एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा है जो कि यंग जो स्ट्रोक हम उसको कहते हैं जवानी में, जिनको 50 साल से कम की उम्र में फालिज होना शुरू हो जाते हैं। हमारी कंट्री में ओल्ड एज में इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारी जो 30 से अबव और 50 से कम के लोगों में ये पॉपुलेशन तो में बड़ा स्ट्रोक हो लम्हा रहा है। फ़िक्री है ये सर कि बहुत ये तो ज़्यादा लम्बा है मोस्ट प्रोडक्टिव एज होती है कि जी। जिसमें इस एज ग्रुप में फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी ठीक बिल्कुल। है। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है ना, कि हमारी ना कोई इंश्योरेंस कंपनी, ना कोई एनजीओ, ना जी, कोई इसी ऐसी तरह ही है चीज़ें सर। कि ऐसे पेशेंट को स्क्रीन किया जाए जिनको हाइपरटेंशन है, वहीं से उनको जो होती है प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट दी जाए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा है हमारे पास, इनके प्रेवलेंस। अच्छा सर, खुदा ना खास्ता किसी को अगर स्ट्रोक का हमला हुआ है, फालिज का अटैक हो गया है, तो आमतौर पर देखा गया है कि जो करीब उसके घर वाले हैं या दोस्त अहबाब हैं, वो टिपिकली एक ही काम करते हैं, पाँव मलना शुरू कर देते हैं, हाथ मलना शुरू कर देते हैं और पानी के छींटे मारते हैं, पानी पिलाते हैं। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि किस किस्म की गलत फ़र्स्ट एड लोग दे रहे होते हैं और क्या देनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फालिज की कॉमन अलामात हैं कि हाथ पाँव एक साइड का जिस्म का हिस्सा या सुन्न हो जाना या पैरालाइज, या मुंह के बोलने में दुश्वारी पेश आना, या नज़र का चला जाना, या बेहोश हो जाना, ये सारी वो हैं जो कि फालिज की अलामात हैं। अगर ये फालिज की अलामात हों तो मोस्टली लोग असल में इन चीज़ों को ऐसी तोहमात या कहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई असाबी कमज़ोरी है, उसको मालिश करना शुरू कर देते हैं, मलना शुरू कर देते हैं, या उसको समझते हैं। बहुत से ज़्यादा जो मिथ्स हैं कि ये खुदा न खास्ता अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक है, तो उसको कहीं न्यूरोलॉजी के सेटअप में ले जाने की बजाय छोटे छोटे सेंटर में या ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें न्यूरोलॉजी का सेटअप नहीं होता या स्ट्रोक की ट्रीटमेंट मौजूद नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को गलत करते हैं। पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है चेक करते हैं, फ़ौरन उसको ब्लड प्रेशर की गोलियाँ दे दी, या उसको पेशेंट को अपनी और ज़्यादा थोड़े इंथुजियास्टिक होते हैं तो लोप्रिन, या ये बड़ा कॉमन होता है कि वो इस तरह की गोली खिला देते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है या नहीं करनी चाहिए जब तक आपको पता ही नहीं है कि फालिज कौन सा है आपका, उसको पेशेंट को हेमरेज हुआ है या पेशेंट को खुदा न खास्ता कोई खून की नाली बंद हुई है। ये जब तक ये डॉक्टर वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके डायग्नोज नहीं करे उस वक्त आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
तो जो चीज़ें करने वाली हैं जो कि कॉमन जो उस साइट पे करनी है कि जब भी पेशेंट को स्ट्रोक हो, आपको पता चले कि ये अलामात हुई हैं जो मैंने बताई हैं 3-4 किस्म की, तो आपको ये फ़ौरन ट्राई करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके 112 को कॉल करें या किसी ऐसी गाड़ी एम्बुलेंस का अरेंज करें कि किसी तरीके से हॉस्पिटल में पहुँचें। आपने कुछ नहीं करना, आपने उधर टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने उधर किसी क्लिनिक में नहीं लेके जाना कि चलो वहाँ चेक करेंगे, वहाँ टाइम ज़ाया होगा। आपने जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू 112 रेस्क्यू पे अगर कॉल करते रेस्क्यू 11 वाले आ जाते हैं तो वो फिर उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी Exactly, चेक वो करते हैं, trained है। ब्लड शुगर भी चेक करते हैं। तो आपने वो सारी चीज़ें उन पे छोड़ दें, खुद कोई ऐसी चीज़ ना करें क्योंकि वो चीज़ बजाय ये कि पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाएगी, पेशेंट के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। अच्छा सर, रेस्क्यू 1122 हमने फ़र्ज़ किया कि पेशेंट ने कॉल कर दिया और जनाब वो टाइमली आपके पास आपके सेंटर में आ गया, अब आगे उसका तरीका इलाज क्या होगा सर? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमने जो किस तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रोक की जो होती है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। देखिए, जब भी किसी भी हॉस्पिटल में आएगा तो 3 तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। या तो उस हॉस्पिटल में एक जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि 4.5 घंटे के अंदर हमने इंजेक्शन देना होता है, जिसे आईवी थ्रोम्बोलिटिक कहते हैं। टीपीए था पहले, अब टेनेक्टोप्लेज के नाम से आ गया, मेटालेज के नाम से आता है। तो ये हम इंजेक्शन, ये तो डॉक्टर को भी पता होता है, तो उसी लिहाज से वो इसको परसू करता है। या बहुत बहुत कम हॉस्पिटल हैं, 3 या 4 ऐसे सेंटर हैं जिसमें थ्रोम्बेक्टमी की जाती है, एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट की जाती है। और बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें ये दोनों ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ हम जनरल स्ट्रोक केयर देते हैं, ठीक है ना। और बहुत से पेशेंट को ये ज़रूरत भी नहीं होती, ये बड़े सेलेक्टिव पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो हमने तो हमारे जहन में जब भी इमरजेंसी में आ गया, इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हैं, हम ट्रीटमेंट उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जो ही आता है डॉक्टर, फ़ौरन जो होती है सीटी स्कैन। डॉक्टर को पता होता है, न्यूरोलॉजिस्ट को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को, सब लोगों को आइडिया होता है कि स्ट्रोक है तो किसी तरीके से, और वहीं से कि पेशेंट को हेमरेजिक है तो उसी तरीके से हम उसको हेमरेज की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है या क्लॉट है तो फिर डिपेंड करता है हमारे पास फैसिलिटी कौन सी मौजूद है। अगर इंजेक्शन की फैसिलिटी मौजूद है तो फ़ौरन विद इन पैसे या घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि वो इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं। आपके 50-60% से ज़्यादा जो परसेंटेज ऐसी होती है जिनको रिकवरी हो जाती है और वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इंजेक्शन की टाइमिंग ओनली 4 आवर है, 4.5 4 घंटे आवर के कहा अंदर जाता है। अंदर 4 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन लगना है जहाँ से आपको फालिज हुआ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सरकारी अस्पतालों में? फ्री ऑफ कॉस्ट जी, बड़ी अच्छी बात है। ये मैं बताता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका अपना एक स्ट्रोक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको उन्होंने पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में एक मॉडल बना दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका टारगेट के हॉस्पिटल ये ट्रीटमेंट मौजूद है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें। कुछ डिस्ट्रिक्ट रहेगी, अदरवाइज सारी डिस्ट्रिक्ट में जो मौजूद है। तो अगर पंजाब की हद तक है कोई पेशेंट है तो फ़ौरन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पहुंचे और उनको 112 टारगेट भी वो करेगी, इनको ऐसे ही सेंटर में लेके जाएगी जहां ये फैसिलिटी मौजूद है। तो ये है। बाकी जहां तक है, बाकी भी पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में अगर बात करें तो 84 ऐसे सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में जिनमें इंक्लूडिंग पंजाब जिनमें ये फैसिलिटी मौजूद है। पिंडी में मौजूद है, पिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करें तो आपका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मौजूद है, आपका मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। फौजी फाउंडेशन ऑफ पिंडी में बात करें तो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी रावलपिंडी है सर। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और होली फैमिली हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से दे रहे हैं, होली फैमिली में ये इंजेक्शन फ्री मिल रहा है। वो जो आपका RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें भी ये पेशेंट को, जो पेशेंट चले जाते हैं उनको पेशेंट वो TPA भी दे रहे हैं और थ्रोम्बेक्टमी भी कर रहे हैं।